पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कोरोना से लड़ाई में जान गंवाने वाले लोगों को किया याद। कहा, भारतवासियों ने बहुत संयम और धैर्य से इस लड़ाई को लड़ा है। प्रदेश में आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोला गया। छात्रों की 50% उपस्थिति की ही दी गई है इजाजत। श्रावस्ती में बाढ़ के बावजूद पानी से घिरे स्कूल में नाव से पहुंचकर अध्यापक और स्कूली बच्चों ने तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस मनाने के जोश के आगे राप्ती नदी में बाढ़ का कहर भी पड़ा कमजोर। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर आज नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विधानसभा मार्ग स्थित लोक भवन परिसर में पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। साल 2018 में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद अटल जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली थी। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। वो पहली बार साल 1996 में 16 मई से 1 जून तक, फिर 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। आज से करीब 2500 साल पहले प्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की थी, जो भूमि पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस अटल यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर से हुई। पुत्र होने की खुशी में कृष्ण बिहारी के घर में बधाइयां गाई जा रही थी। अटल जी के पिता एक अध्यापक होने के साथ साथ ग्वालियर रियासत के नामी कवि भी थे। अटल जी ने स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की, जो आज लक्ष्मीबाई कॉलेज कहलाता है। यहां पढ़ाई के दौरान ही उनकी भाषण कला को धार मिली। प्रयाग में या कहीं गई थी तो गाड़ी हो गई लेट, तो वो डिबेट में भाग नहीं ले सकते थे। तो वहाँ ये कहा गया कि ये तो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर के अटल है और ये तो विख्यात व्यक्ति है, इसको तो सुना जाए। उनकी टाइम खत्म हो चुका है और डिबेट ही खत्म हो गई है, तो बोले इनको सुना जाए। एंड ही गॉट प्राइज फॉर इट। कॉलेज जीवन से ही अटल जी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे और कॉलेज छात्र संघ के सचिव और उपाध्यक्ष बने। विक्टोरिया कॉलेज में अटल जी जब पढ़ते थे और चुनाव लड़ते थे तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुलामी के उस दौर में देशभक्ति की भावना से भरे अटल जी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हुआ और वो संघ के स्वयं सेवक बन गए। यही वो दौर था जब युवा अटल ने अपने दिल की भावनाओं को कविताओं के जरिए कागज पर उकेरना शुरू किया।
ग्वालियर से बीए पास करने के बाद अटल जी कानपुर आ गए और यहाँ के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया, फिर एलएलबी में दाखिला लिया। अटल जी वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के साथ जुड़ गए। 50 के दशक की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से राष्ट्र धर्म नाम का अखबार निकाल रहे थे। दीनदयाल जी ने युवा अटल को लखनऊ बुलवाया, उनको राष्ट्र धर्म की कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। अटल जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और डॉक्टर मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में पार्टी का कामकाज देखने लगे। इस दौर में कश्मीर का मामला काफी गंभीर था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनके साथ वे जम्मू कश्मीर के संघर्ष में जुड़े। जम्मू कश्मीर में परमिट राज था, प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। 2 झंडे, 2 संविधान और सामान्य भारतीय वहां प्रवेश करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे। उस संघर्ष में अटल जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर की वेदी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने अटल जी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया, लेकिन राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे आने को व्याकुल अटल जी राजनीति की रपटीली राह पर चल पड़े। इसी बीच 1957 में दूसरा आम चुनाव आ गया। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ को 4 सीटें मिली और अटल जी पहली बार बलरामपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। जब वो संसद में बोलने खड़े होते तो मानो समूचा संसद ही उनकी वाणी की प्रवाह में बहने लगता। डॉक्टर मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत ने जनसंघ को गहरा झटका दिया। महज 43 साल के युवा अटल के कंधों पर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन काल के कपाल पर लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले अटल जी अपने राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में जुटे रहे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। आइए आपको सुनाते हैं अटल जी की आवाज में उनकी एक कविता के कुछ अंश। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किए गए अपने संबोधन में कोरोना से लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को याद किया। कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवासियों ने बहुत संयम और धैर्य से इस लड़ाई को लड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सर्वांगीण सर्व समावेशक विकास के दौर में है और अगले 25 वर्षों तक नए भारत के सृजन का अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ले जाएगी। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस कोरोना महामारी के दौर में हुआ, जब पूरी दुनिया इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है। पीएम ने कोरोना के खिलाफ जंग में जान गंवाने वालों को याद किया तो साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी नमन किया, जिन्होंने इस कालखंड में अपना पल पल जनसेवा में समर्पित किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैज्ञानिकों के योगदान को पीएम ने सराहा तो साथ ही आम लोगों की भी प्रशंसा की। भारतवासियों ने बहुत संयम, बहुत धैर्य, इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है।
हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। उन्होंने सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशक विकास पर जोर दिया और कहा कि पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो या कोस्टल बेल्ट या फिर आदिवासी अंचल हो, ये सब भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार बनने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पूंजीवाद और समाजवाद के बाद सरकार सहकारवाद पर जोर दे रही है, जो हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों के भी अनुकूल है। कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाया है और राज्यों के अंदर जो सहकारी क्षेत्र है उसको जितना ज्यादा बल दे सके वो बल देने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य सभी से अपने यहाँ नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा का अभियान चलाने को कहा। प्रधानमंत्री ने बंटवारे के दर्द का भी जिक्र किया और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के फैसले की जानकारी देश को दी। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी के भाषण में नई शिक्षा नीति का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 32,937 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 35,909 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,11,11,924 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.48% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,81,947 हैं। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर आज से देश के कई राज्यों में स्कूलों को खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोला गया। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद आज से छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी, गाजियाबाद और सभी जगहों पर 4 महीने बाद स्कूल खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के साथ आज सुबह नाश्ते पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस बार भारत का ओलंपिक्स में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक अपने नाम किए। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई थी, वहीं मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही थी और कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने जीता और लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल पर मुक्केबाजी में कब्जा जमाया था। वहीं बजरंग पुनिया कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे थे और हॉकी खिलाड़ियों ने 41 साल बाद भारत को पदक दिलाया है। भारत ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहा।
टोक्यो ओलंपिक की समाप्ति के बाद अब पैरा ओलंपिक खेलों की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 के भारतीय एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे। 24 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाले इन खेलों में भारत अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। भारत की तरफ से इस बार पैरा ओलंपिक खेलों में 54 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 9 खेलों में अपनी दावेदारी पेश करेगा। भारत की तरफ से रियो पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक होंगे। भारतीय दल में 2004 और 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलु के अलावा भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र जझारिया और भाला फेंक के विश्व चैंपियन संदीप चौधरी भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों से भारत को पदक की अधिक उम्मीदें हैं। वहीं भारत को बैडमिंटन और निशानेबाजी में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बातचीत के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी मौजूद रहे। भारतीय ओलंपिक संघ में नीरज चोपड़ा को 75 लाख मिले, वहीं सिल्वर मेडल विजेताओं को 40 लाख जबकि कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई। कांस्य विजेता पुरुष हॉकी खिलाड़ियों को भी 10-10 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई। The success of Team India, the success of India in the Olympics is a reflection how new India desires and aspires to dominate the world and aims to become the sporting powerhouse. For that, we need all the stakeholders to come on board. Under the able leadership of Prime Minister Modi, we have started this top scheme to help and train the elite athletes, whether in India or overseas, provide them all kind of training, whatever they require, the support staff. And I'm glad most of you have mentioned in your interviews that how it has helped you to train even during the COVID-19 pandemic. And let me assure you today, in the future, we are going to increase this so that more and more athletes will further benefit out of this scheme. भारतीय तीरंदाजों ने पोलैंड में आयोजित युवा विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने 9 से 15 अगस्त तक आयोजित युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किए हैं। कुल 15 पदक भारत ने जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने कल रिकर्व राउंड में भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। महिलाओं की अंडर 18 रिकर्व स्पर्धा के पिछले साल की विजेता कोमालिका बाई ने अंडर 21 का खिताब भी अपने नाम किया। आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है। सावन के महीने में हर सोमवार को भक्त पूरी श्रद्धा से शिव की आराधना करते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा की गई। वहीं सावन के अंतिम सोमवार को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव की नगरी वाराणसी में सावन के महीने में पहले और आखिरी सोमवार का खास मेला है। इसी कारण इस बार सावन का आखिरी सोमवार को काशी में भक्तों की खासी भीड़ जुटी हुई है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्था द्वारा गूगल मीट के माध्यम से दृष्टि बाधित दिव्यांगों के प्रांतीय और राष्ट्रीय संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्था के महासचिव एसके सिंह ने कहा कि दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए प्रदेश में सरकारी सेवाओं में चिन्हांकित पदों की बजाय सभी विज्ञापित होने वाले पदों पर निर्धारित 4% आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। उधर संस्था के पदाधिकारियों ने आज लखनऊ में जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि पूर्व में चिन्हित पदों को यथावत रखते हुए वर्तमान में जारी चिन्हांकन को निरस्त करके शुद्धि पत्र जारी किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी मांग की कि वे अपनी अध्यक्षता में एक बैठक राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्था के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित करें ताकि दृष्टि बाधित दिव्यांगों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने ये भी मांग की कि दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए प्रदेश में आरक्षित सभी पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए।
राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्था द्वारा दृष्टिबाधित दिव्यांगों के प्रांतीय और राष्ट्रीय संगठनों के 150 से श्री रामचरितमानस को रचकर भगवान श्री राम की कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती रविवार को धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने चित्रकूट के करीब उनकी जन्मस्थली राजापुर में श्री रामचरितमानस के नावायन पाठ के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म समारोह मनाया। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 76 वर्ष की उम्र में श्री रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था और चित्रकूट के राजापुर में उनका हस्तलिखित श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड अब भी सुरक्षित है। पूरे समाज को मानस में सलाह है, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, भरत के साथ कैसा राम जी ने व्यवहार किया, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा विभीषण को मिला करके रावण को समाप्त किया, कैसे सुग्रीव को मिला करके बाली जैसे महारथी को एकदम समाप्त किया। तो रामचरितमानस समाज का एक तो दर्पण है। अगर रामचरित आप पढ़ेंगे और उसके आधार पर कार्य करेंगे तो संपूर्ण प्रश्नों का, यहाँ तक कि 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत तुर्याय कथा सुधा मथिकाणहि भगत में धुरताचार विरत चर्म अस ज्ञान मद कि लोभ मोह रिपुमार जय पाये सो हरि भगत देख खगेश विचार। महाराज मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते उर उपजत बहुतूला। मोह शब्द का ही महाराज एक आध महीने तक उसका ही व्याख्या की जा सकती है। अब इससे बड़ा तो समाज के लिए कोई नहीं ग्रंथ होगा जो कि समाज को श्रावस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक और बच्चों के दिल में स्वतंत्रता दिवस मनाने का जुनून कुछ इस कदर दिखा कि चारों ओर पानी से घिरे स्कूल में नाव से पहुंचकर तिरंगा लहराया और आजादी के जश्न में शामिल हुए। श्रावस्ती की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि स्कूल राप्ती के आगोश में समाया हुआ है और स्कूल के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का जोश राप्ती का कहर भी न रोक सका। स्कूल के अध्यापक और स्कूली बच्चे नाव के जरिए स्कूल के पास पहुंचे और नाव पर ही तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत दहावर कला में सम्मिलित ग्राम कोटवा है, जहां लगभग आधे घर फंसे हुए हैं, जहां चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और रास्ता भी नहीं है आने जाने का और बहुत ज़्यादा विकट परेशान है। जब तक पानी नहीं हटता है तब तक वो घर से नहीं निकल पाएंगे। जो रखा है वही खा रहे हैं और किसी तरीके से एक नाय है, वह नाय से जो है सारा प्रोग्राम सारा काम हो। और जो है शासन प्रशासन को हमने जानकारी भी दी है, कोई कदम नहीं उठाया गया है शासन प्रशासन की तरफ से, खाली आते हैं देखकर चले जाते हैं। संत कबीर नगर में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से सरयू नदी के जलस्तर में काफी तेजी से वृद्धि हुई है, तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पर नदी की कटान में तेजी देखी जा रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां मांझा क्षेत्र में नदी की धारा और एमबीडी महाबांध के बीच में बसे गायघाट, दक्षिणी कंचनपुर, गुड़बतिया, ढोलबाजा, दौलतपुर, सियारकला, खैरगाड़, चपरा पूर्वी, कटहरा टोला, उमरी समेत दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिरने लगे हैं। वहीं कटान के कारण इन गांवों की कृषि योग्य जमीन भी पानी में डूब गई है। लगातार जल में विलीन होती जा रही है, जिससे गांव वालों के सामने जानवरों के चारे का संकट पैदा हो रहा है। वहीं कई गांव के रास्ते भी कट रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन मुस्तैद है। घर में पूरा बाढ़ घुस गई साहब, और नदी घाघरा नदी का पानी है और पूरा ये आने दिक्कत हो रही है। और रास्ता में गोरू वोरू बछड़ों के लिए ये घास भूसा के लिए दिक्कत हो रही है। हमारे घर में पानी घुस गए है, राहे आवे के जगह नहीं है। चपरा पूर्वी खाले पूरा गोरुन के चारा नहीं मिला तो बड़ी परेशानी है साहब। बाढ़ आई गई है, घर में पानी घुस गई है, लड़के बच्चे गोरू चौगा के बहुत परेशानी है, चारा नहीं मिलता है, खेती बाड़ी सब बह गई है। प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि इतिहास लेखन का पुराना ढर्रा अभी प्रचलन में है। उन्होंने कहा कि अपने देश में इतिहास लेखन की कोई सर्वमान्य विधान नहीं रही है। वरिष्ठ पत्रकार राज खन्ना की पुस्तक आजादी से पहले और आजादी के बाद का लखनऊ स्थित अपने आवास पर विमोचन करते हुए श्री दीक्षित ने कहा कि वेद, महाभारत और रामायण में अपने देश और समाज का युगों का इतिहास मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के अविश्वास करने के बावजूद देश का लोक और जनमानस वेद, महाभारत और रामायण पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखता है।
अलीगढ़ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। 4 किलोमीटर लंबी दौड़ में जनपद के युवाओं ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया फ्रीडम रन रामलीला ग्राउंड से होकर हाथरस अड्डा होते हुए मदार गेट, पुलिस चौकी से फूल चौराहा, फांसीवाला कुआं से रेलवे रोड होते हुए स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर नेत्रपाल सिंह के आवास पर आकर समाप्त हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के पूरे देश भर में एक विस्तृत कार्यक्रम किया जा रहा है। उस विस्तृत कार्यक्रम में भारत सरकार की सोच ये है कि जितने भी भारत सरकार के अलग अलग विभाग हैं और मंत्रालय हैं वो सब मिल करके एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम चलाएं, जिसमें इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अलीगढ़ की टीम सहयोगी की भूमिका में है। तो इस तरह से जहां भी ये इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये वो दौर है, ये वो समय है जब हम अपनी आज़ादी को याद कर रहे हैं, 75 साल मना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत के लिए जो आज़ादी हो वो फिट इंडिया के तौर पर आज़ादी हो, एक अच्छे स्वास्थ्य के तौर पर उनको आज़ादी मिले, उनको कोरोना से मुक्ति की आज़ादी मिले। तो इस तरह के सारे जितने भी भारत सरकार इनकी योजनाएं चला रही है उन सबको लेकर के हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं 623 डिस्ट्रिक्ट से, उसके हर ब्लॉक से हर गांव में एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसका नाम है फिट इंडिया रन 2.0, जिसके अंतर्गत लोगों को हमको जागरूक करना है स्वच्छता के प्रति और हम लोगों को कैसे फिट रहना है अपने डेली लाइफ में, उसके लिए भी लोगों को जागरूक। पूरे जिले में एक दौड़ का आयोजन कर रहा है जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसमें अलीगढ़ जनपद के सभी ब्लॉक प्रतिभाग कर रहे हैं और हमें आज बहुत प्रसन्नता है कि भारत पूरे 75 वर्ष पूरे कंप्लीट कर चुका है। कोरोना से बचाव के लिए कोविड टीके की 2 खुराक जरूरी है। पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में भी 2 बड़े वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जिसमें महिलाओं और 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों में वैक्सीनेशन कराने के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने किया। जिलाधिकारी ने कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले समाज सेवी संस्था को भी सम्मानित किया। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कोरोना से लड़ाई में जान गंवाने वाले लोगों को किया याद। कहा, भारतवासियों ने बहुत संयम और धैर्य से इस लड़ाई को लड़ा है। प्रदेश में आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोला गया। छात्रों की 50% उपस्थिति की ही दी गई है इजाजत। श्रावस्ती में बाढ़ के बावजूद पानी से घिरे स्कूल में नाव से पहुंचकर अध्यापक और स्कूली बच्चों ने तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस मनाने के जोश के आगे राप्ती नदी में बाढ़ का कहर भी पड़ा कमजोर। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।